अब हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यूजिंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। हमने अभी तक बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को कम्प्लीटली एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके यूजेस को देखेंगे। इसके अंदर मेनली आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो कि स्टेटमेंट था आपका बोस का, जो कि बोस ने पेपर रिसर्च किया था, उसके बाद उन्होंने उसको आइंस्टीन के पास भेजा था। तो वो जो डेरिवेशन था उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या फाइंड आउट किया, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। और हीलियम जो हीलियम 4 है वो उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल बोस गैस से थोड़ा डिफरेंट आता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे। कई थ्योरीज आएंगी उनको, सो उसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ओके सो इसके अंदर हमने क्या किया था, अजम्पशन सबसे पहले करने पड़ेंगे कि क्या बोस ने क्या अजम्पशंस लेके चले थे। हम इसमें आगे लिख सकते हैं बोसेस स्टेटमेंट फॉर प्लॉन्क्स लॉ, बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम टोटल ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। हमने चेक किया था कि प्लांक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ है उससे हम कंप्लीट एक्सप्लेन कर पाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। सो वो यहाँ पर बोस ने एक्सप्लेन किया था, कैसे किया था, उसके लिए एजम्पशंस थे कई। ओके, वो चेक करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन आता है कि फर्स्ट आता है यहाँ पर रेडिएशन इज असेंबली ऑफ फोटॉन्स, और जो फॉलो करेगा आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि रेडिएशन है वो आपका एक तरीके से फोटोन का असेंबली होगा। इट मीन्स जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो इज इक्वल टू एन एच म्यू अमाउंट का होगा, जहां पर जो क्वांटा है वो अपना एच म्यू क्वांटा है जिसे हम फोटोन बोलते हैं। ओके, म्यू है फ्रीक्वेंसी, उस एटम का फ्रीक्वेंसी होगा जिस फ्रीक्वेंसी से वो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है। ओके, सो हमने देखा था कि रेडिएशन है वो एक्सचेंज होता है ब्लैक बॉडी के अंदर। ओके, सो वहाँ पर जो एक्सचेंज है ये हो जाता है, ये प्लॉन्क्स लॉ होता है नॉर्मली। ओके, सेकंड आता है रेडिएशन इन कैविटी is assembly of harmonic oscillators। ओके, और जो उनका एनर्जी होगा E इज इक्वल टू वो हो जाता है आपका n+1/2 एच म्यू। ओके, ये उसका एनर्जी को, ये आपका प्लांक स्टेटमेंट होता है। ओके, और ये जो है ये हम इसको हम बोस गैस भी बोल सकते हैं। ओके, थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है कि जो आपका रेडिएशन है वो आपका एक तरीके से गैस है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फोटोन होते हैं। ओके, और जो कि आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ओके, और हर फोटोन का एनर्जी वो एच म्यू है। ओके, एच म्यू से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास तीन मेन जो अजम्पशंस थे बोस स्टेटमेंट को एक तरीके से प्रूव करने के लिए, वो ये स्टेटमेंट थे। अब इनका यूज़ करेंगे हम, इनके हेल्प से हम
फाइंड आउट करें कि क्या स्टेटमेंट निकल के आता है। अब हम देखते हैं कि जो कैविटी है अगर उसका टेम्परेचर T है, ओके, और हमें पता है कि अगर टेम्परेचर T है, ओके, और जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एमिट भी हो रहे हैं, इट मीन्स एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इट मीन्स इस कंडीशन में हमारा म्यू इज इक्वल टू 0 आता है, फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एमिट भी हो रहे हैं। इट मीन्स एक मतलब एब्जॉर्ब भी हो रहा है, एमिट भी हो रहा है, इसलिए आपका केमिकल पोटेंशियल 0 है। अगर ओनली एब्जॉर्ब होते तो इसका वैल्यू कुछ और होता, ओके, और ओनली एमिट होते तो भी इसका वैल्यू अलग होता है। बट ब्लैक बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब भी होते हैं, एमिट होते हैं, इसीलिए म्यू इज इक्वल टू 0 है। 0 इट मीन्स कोई एक्सचेंज नहीं है, प्रॉपर अगर हम देखें कोई एक्सचेंज नहीं है। इट मीन्स अगर मैं ऑक्यूपेशन नंबर अगर चेक करता हूँ, देन ऑक्यूपेशन नंबर के लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट था n डिवाइडेड बाई, अगर इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल e माइनस म्यू डिवाइडेड बाई KBT, ओके, -1। सो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 0, देन ये टर्म मेरा आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाता है एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर 0 पुट करूँगा देन ये वाला टर्म 0, सो ये हो जाता है बीटा E -1। अब यहाँ पे देख सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या फिर ऑक्यूपेशन नंबर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी हो रहा है, ओके। अब अगर मैं dn पार्टिकल्स अगर फाइंड आउट करना चाहूँ कि एक एनर्जी रेंज में अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट एनर्जी रेंज में, ऐसे कर सकते हो पर यूनिट एनर्जी रेंज में, या फिर बोल सकते हो E प्लस डी रेंज में कितने पार्टिकल्स होंगे, मुझे dn नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें नंबर डेंसिटी पता होना चाहिए, सॉरी नंबर डेंसिटी नहीं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने क्या चेक किया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना होता है, d3r d3p डिवाइडेड बाई h3, ओके। सो यहाँ से हमने अगर इसका वॉल्यूम हमने चेक किया था कितना आता है, अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ देन इसका d3r इज इक्वल टू v हो जाता है, इंटीग्रल करता हूँ, यहाँ पे अगर करता हूँ देन मेरे पास कितना आ जाता है 4πp² dp आ जाता है, ओके, डिवाइडेड बाई h3। सो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाता है, ओके। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं dn इस पर्टिकुलर रेंज में, वो हमारे कितने हो जाते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी रेंज में नहीं है, अब यहाँ पर मोमेंटम रेंज में आएगा, बिकॉज dp हम लेके चल रहे हैं ना, मोमेंटम स्पेस फेज स्पेस लेके चल रहे हैं, ओके, फेज स्पेस लेके चल रहे हैं, इसलिए मोमेंटम रेंज में होगा। इट मीन्स p प्लस dp रेंज में होगा, ओके। सो dn नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाते हैं, यहाँ से चेक करूँ देन 4πp² dp के बाद में लिखेंगे v डिवाइडेड बाई h3, ओके, और dp और इनटू ऑक्यूपेशन नंबर, बिकॉज कितना ऑक्यूपेशन नंबर है पर यूनिट नंबर ऑफ स्टेट कितना है वो इतना है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें पता लगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा इस रेंज में, इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा E -1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक हमें पता है कि जो फोटोन है, फोटोन की 2 स्टेट मिलती है, या डीजनरेसी स्टेट भी बोल सकते हो। फोटोन या तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा या आपका क्लॉकवाइज होगा, इट मीन्स 2 स्टेट मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन 1/2 प्लस माइनस होता है उसी तरीके से। सो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज फोटोन का जो डीजनरेसी स्टेट है वो 2 है, ओके। देन हमें पता है कि यहाँ से P को अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ, देन हमें पता है कि E² इज इक्वल टू P² C² प्लस m02 C⁴ ये हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेटिविस्टिक केस के लिए भी है, ओके। बट हमें पता है m0 इज इक्वल टू 0 होता है फोटोन के केस में, ओके, और v इज इक्वल टू c होता है, इट मीन्स लाइट की स्पीड से मूव करता है फोटोन। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी होगा E इज इक्वल टू P इंटू सी होगा, ओके। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ
कि P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ से क्या कह सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू कितना आ जाता है पी स्क्वायर करना पड़ेगा, डी पी इज इक्वल टू कितना आ जाता है डी ई डिवाइडेड बाई सी। इट मीन्स अगर पी स्क्वायर डी पी अगर मैं लेता हूँ उसका वैल्यू कितना हो जाता है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी ई। ओके, अब जस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देन हमारे पास कितना मिलता है कि डी एन इज इक्वल टू, ओके, और ये आ जाता है 8 पाई, ओके, वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ओके, और सी क्यूब, ओके, और यहाँ पर आपका आ जाता है इंटीग्रल ऑफ ई स्क्वायर डी ई डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है ये टर्म एक्सपोनेंशियल बीटा ई -1 0 टू इन्फिनिटी। ये एक तरीके से एक स्पेशल इंटीग्रल होता है। सो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हमें अज्यूम करना पड़ेगा ई डिवाइडेड बाई के बी टी इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो एक्स की टर्म्स में अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है कि ई स्क्वायर डी इज इक्वल टू मेरे पास आता है के बी टी टू द पावर क्यूब और एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन ये वाला जो इंटीग्रल है ये अपना किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये हमारा आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर के बी टी टू द पावर 3/2, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डी एन इज इक्वल टू 8 पाई वी डिवाइडेड बाई, और ऐसे लिख सकते हैं के बी टी डिवाइडेड बाई एच सी इसका क्यूब, ओके, और इनटू में इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को अपन कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एक्स -1। ओके, ये एक तरीके से स्पेशल इंटीग्रल होता है। वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर आप लार्ज मानो कंपेयर टू 1, और एक्सपोनेंशियल का अगर आप एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर उसका -1 करके यहाँ पर -1 करके अगर आप यहाँ पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर से, तो एक तरीके से सीरीज सॉल्यूशन मिलता है। ओके, वो जो सीरीज सॉल्यूशन है वो आपका एक तरीके से रिमान जीटा फंक्शन इनटू गामा 3 का वैल्यू होता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका जो वैल्यू है इसका वो इज इक्वल टू होता है हमारा गामा 3 इंटू जीटा 3। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है 2.44। ओके, सो जस्ट डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। सो यहाँ लिख सकते हैं 2.44 मल्टीप्लाई में। ओके, ये टर्म्स कैंसिल कर दो, ये हमारे पास डी एन आ जाता है। के बी यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है, एच सी 8 पाई कांस्टेंट क्वांटिटीज है। ओके, देन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सभी की वैल्यू पुट करें कांस्टेंट की, देन हमारे पास मिलता है डी एन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने इंटीग्रल कर दिया, देन ये एन हो जाता है। ओके, एन इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10 टू द पावर 7, यहाँ पर टी क्यूब रह जाता है इंटू वी रह जाता है। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाता है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, देन हमारे पास एनर्जी क्या आता है, इज इक्वल टू, सिर्फ कुछ फर्क नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपका एनर्जी की पावर 3 हो जाता है। 1 + 1 कर देते थे हम हर बार। ओके, बिकॉज क्योंकि E जो है आपका, E इज इक्वल टू आपका होता है E इंटू डी एन। ओके, और डी एन का वैल्यू था, इसके अंदर स्क्वायर है। ओके, E इंटू डी एन करेंगे देन E क्यूब हो जाता है। बस सिर्फ यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर डी ई अगर मैं बताऊँ, देन मेरा आता है 8 पाई वी, ओके, डिवाइडेड बाई एच क्यूब सी क्यूब। ओके, और यहाँ पर आ जाता है ई क्यूब डी ई डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई -1। और यहाँ से ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है डी ई। ओके, बट अगर हमें डेंसिटी चेक करनी है, एनर्जी डेंसिटी, देन हम क्या करेंगे,
U इज इक्वल टू कितना आ जाता है, डी ई डिवाइडेड बाई वी करना पड़ेगा ना, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कितना है। ओके, देन हमारे पास U इज इक्वल टू कितना आ जाता है, U इज इक्वल टू V का डिवाइड किया ये आ जाता है 8 पाई एच क्यूब सी क्यूब और ई क्यूब डी ई डिवाइडेड बाई आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल बीटा ई -1। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका आ जाता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर प्लॉन्क्स लॉ। ओके, और ये आपका इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है। ओके, और एनर्जी की इस ये जो है एक्सप्रेशन है इसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। ओके, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि E स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ओके, और डी ई इज इक्वल टू एच डी म्यू, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं E स्क्वायर और डिवाइडेड बाई E स्क्वायर डी ई डिवाइडेड बाई एच क्यूब इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर डी म्यू। ओके, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। देन हमारे पास U कितना आ जाता है, U इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाई सी क्यूब। ओके, और यहाँ पर कितना टर्म आ जाता है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ देन H मेरा गायब हो जाता है और टर्म मेरा सेम रह जाता है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डी म्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ, और E इज इक्वल टू एच म्यू है, सो यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी और -1। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। ओके, ये आपका एनर्जी में आ जाता था। आप वेवलेंथ की टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर चेक करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ओके, और म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ लेमडा में करना है ना, सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर। बट अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ देन डी म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से करता हूँ माइनस सी डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर। ओके, देन यहाँ से अगर हम करेंगे देन म्यू स्क्वायर डी म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाता है, सी क्यूब। सो सी क्यूब पहले से इट मीन सी क्यूब का डिवाइड कर देते हैं। ओके, माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, माइनस इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई लेमडा टू द पावर 4। ओके, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी लेमडा भी है यहाँ पर, डी लेमडा यानी यहाँ पर डी लेमडा। ओके, सो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं देन हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिलता है कि U इन टर्म्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई, यहाँ से देखूँ सी स्क्वायर मेरा गायब हो जाता है। ओके, और बट यहाँ पर लेमडा टू द पावर 4 आएगी। ओके, डी लेमडा डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल आपका कितना आ जाता है, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के बी टी -1। ये आपका इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाता है। ओके, सो हमने तीनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए आपके प्लॉन्क्स लॉ के लिए। सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि म्यू स्क्वायर जो है यहाँ पर म्यू क्यूब आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर चेक किया था कि यहाँ पर कहीं देखा था, हाँ म्यू स्क्वायर नहीं करना है, इसको क्यूब करना था। सो एच क्यूब, इसका भी क्यूब। सो यहाँ से ये तो चलो ठीक है, यहाँ से एच टू द पावर 4 आता था तो एच यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एच आएगा। इट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म में एक एच एक्स्ट्रा भी आएगा। ओके, और यहाँ पर क्यूब आएगा, और टर्म सारी ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर क्यूब आ जाता है देन वेवलेंथ वाला भी चेंज आएगा ना। अगर यहाँ पर क्यूब है देन ये क्यूब ओके, और डी म्यू में आ जाता है माइनस सी डी लेमडा, ये तो चलो ठीक है। सो यहाँ से कितना आ जाता है, लेमडा टू द पावर 5 आएगा, ये क्यूब। ओके, और यहाँ पर एच पहले से था, एच तो चलो बाद में लिखेंगे ना, एच तो एक्स्ट्रा है ही, सी एक्स्ट्रा और आएगा बिकॉज सी क्यूब यहाँ कर दिया, बट सी टू द पावर 4 आ जाएगा ना,
3 ये रहा, एक 1 ये रहा। सो यहाँ से इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर HCD लैम्डा और सारी टर्म्स ठीक है, यहाँ पर 5। ओके, सो ये इस तरीके से तीनों आपके जो प्लॉन्क्स लॉ है वो एक तरीके से डिराइव हो जाते हैं आपके बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से। ओके, अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रल करते हैं एनर्जी का, देन जो टोटल इस टर्म का U का एनर्जी डेंसिटी का अगर हम इंटीग्रल करते हैं, देन हमारे पास देखिए क्या मिलता है। अब हमें E डिवाइडेड बाई KBT को x एज्यूम करना पड़ेगा ना, यहाँ से x KBT टू द पावर 4 आएगी। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, U इज इक्वल टू 8 पाई KBT टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h क्यूब C क्यूब इंटू कुछ ऐसा इंटीग्रल आएगा, बट उसकी पावर 3 होगी। ओके, और उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई 15 होता है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, इसको हम AT टू द पावर 4 में भी लिख सकते हैं। A जो है ये आपका कांस्टेंट है, जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है। सो ये एक तरीके से आपका जो स्टीफेंस लॉ है वो हो जाता है। ओके, बिकॉज U इज इक्वल टू AT टू द पावर 4 होता है ना, कि एनर्जी डेंसिटी है वो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T टू द पावर 4। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं मीन एनर्जी अगर फाइंड आउट करना चाहूँ, मीन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ लिख देते हैं मीन एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ये मीन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल है हमारे पास इतना, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल है हमारे पास कितने, यहाँ से आया था ना 2.44 इसका इंटीग्रल आया था। ओके, इस टर्म का, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर KBT टू द पावर कितना आता था 2.44, और यहाँ पर KBT टू द पावर आपका आता था 3। ओके, सो जस्ट डायरेक्टली डिवाइड करना है, जो आपका एवरेज है एनर्जी वो इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई कैपिटल N करना है। सो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो KBT 3 है, ये 3 आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, KBT बचेगा एक तो, और जो बाकी क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट हो रही है, बट कई चीज़ें हैं जैसे 1/15 है। ओके, और 2.44 इसका अगर हम वैल्यू चेक करेंगे देन इसका वैल्यू हमारे पास आता है 2.7 KBT। ओके, इट मीन्स जो एवरेज एनर्जी है एक फोटोन का वो आपका हो जाता है 2.7 KBT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 KBT के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो 2.7 KBT। ओके, ये हमारा मीन एनर्जी आ जाता है एक फोटोन के लिए। पिछली क्लास में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा एक तरीके से ये टर्म भूल गए थे पाई टू द पावर 5, बिकॉज इसका जो इंटीग्रल है ना, स्पेशल इंटीग्रल इस वाले टर्म का, वो आपका होता है पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 15। ये इसका स्पेशल इंटीग्रल होता है, और इसको जैसे ही आप इसके अंदर पुट करोगे, इनके अंदर वैल्यू पुट करोगे, देन आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है AT टू द पावर 4। और अगर आप इसको n से डिवाइड करोगे ना, U को n हमने फाइंड आउट किया था, एक्सप्रेशन पीछे चेक कर सकते हो आप। सो इसके अंदर जो वैल्यू है वो 2.7 KBT आ जाएगी। ओके, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम जो आइडियल बोस गैस है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि पार्टीशन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। Z यहाँ पर फोटोन के लिए अगर मैं एज्यूम करूँ कि फोटोन मेरे उस ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर है। ओके, और एज्यूम करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N है। ओके, और सपोज कि N1 पार्टिकल है वो आपका μ1 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, N2 पार्टिकल आपके μ2 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं कि हाँ ये इस मोड से वाइब्रेशन कर रहा है, ये इस मोड से। ओके, सो उस हिसाब से हमने देखा था कि अगर Z अगर हम फाइंड आउट करें उसका जो वैल्यू है
वो कितना होता है, समेशन होता है ओवर एन आई। ओके, और इसके अंदर क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ई आई। ओके, अब ई आई कितना है, एच म्यू आई होगा हर टर्म में। इट मीन्स हम क्या करते हैं इसमें, एच म्यू वन डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, एक ये टर्म बन गया, इनटू, बिकॉज प्रोबेबिलिटी होती है ना पार्टीशन फंक्शन एक तरीके से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स का, एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू टू डिवाइडेड बाई के बी टी। और अगर सपोज अगर n1 यहां पर अगर मैं सब्सक्रिप्ट लगा दूं यहां पर n2, ओके, बिकॉज इतने पार्टिकल्स इस फ्रीक्वेंसी में, इतने पार्टिकल्स इस फ्रीक्वेंसी में, ओके, उस हिसाब से हमने किया। देन इनटू में आपका ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, हर टर्म को सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ना, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो z फोटोन है वो इज इक्वल टू हो जाता है समेशन एन आई के अंदर आपको समेशन करना है। फर्स्ट टर्म आ जाता है आपको एक्सपोनेंशियल माइनस एन वन एच म्यू वन के बी टी, ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। इसके अंदर एन आई के रिस्पेक्ट में आपको समेशन करना है। सेकंड क्या आ जाता है, समेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन टू एच म्यू टू डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, इस तरीके से ऐसे चलता रहता है। सो ये जो एक समेशन बन गया सीरीज में एक्सपोनेंशियल टर्म का, सबसे पहले n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे करके। ओके, इसको समेशन करेंगे ना, बिकॉज ये कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस स्टार्टिंग में 1 आएगा, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एच म्यू वन डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 2h म्यू वन डिवाइडेड बाई के बी टी। ये म्यू वन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपका समेशन है, ये म्यू टू फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में है। और n1 जो है एक तरीके से आपको ni, एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर ni है, यहाँ पर भी ni होगा, बिकॉज हमने सब्सक्रिप्ट हटा दिया ना। यहाँ पर तो n1 n2 डिफरेंस करने के लिए था कि ये फ्रीक्वेंसी म्यू वन के लिए, ये म्यू टू के लिए, और हम एक तरीके से इक्विवेलेंटली हम क्या लिख सकते हैं कि इसको ऐसे अलग अलग समेशन में लिख सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने चेक किया था कि जीपी के अंदर क्या होता है, ए 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इधर एन होता है। ओके, ये आपका समेशन होता है इसके लिए। बट हमें पता है कि आर की टर्म्स में यहाँ पर माइनस है, सॉरी, आर की टर्म्स में अगर एन करेंगे और इसको लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, देन ऊपर वाला टर्म जो है वो आपका 1 बन जाता है, बिकॉज ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, आर हमारे पास ये टर्म है, इसका एन है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल आपका जो माइनस इन्फिनिटी है वो आपका 0 की तरफ मूव करता है। ओके, सो उस हिसाब से जो समेशन है वो हो जाता है अपना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये कितना हो जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, सो इसी तरीके से इस टर्म का कितना हो जाएगा, सेम यही होगा, बट फ्रीक्वेंसी म्यू टू होगा और सब चीज़ें सेम होगी। इट मीन्स सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि जेड पी एच है वो इज इक्वल टू रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है विद रिस्पेक्ट टू आई। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच म्यू ऑफ आई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, और इसका इन्वर्स, बिकॉज हमने चेक किया था कि ये इन्वर्स ले जा सकते हैं ना, इसको ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर अगर दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं हम, ln z करेंगे, देन हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर
माइनस, बिकॉज ये साइन बाहर आ जाता है ना, पावर बाहर आ जाती है टर्म की, और एल एन इंटू ये वाला टर्म आ जाता है एल एन में, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच म्यू आई डिवाइडेड बाई के बी टी। और हमें पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग के अंदर मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है वो ऐड हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर मैं समेशन से रिप्रेजेंट करूँगा आई को, मल्टीप्लाई है ये आपका समेशन में चेंज हो जाता है। सो एल एन जेड हमारे पास यहाँ तक इतना आ जाता है। सो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने एल एन जेड फाइंड आउट कर लिया था। अब अगर इस समेशन को हम इंटीग्रल की टर्म में अगर चेंज करना चाहें देन कैसे करेंगे? देन जो एल एन जेड है अगर मैं इसको इंटीग्रल साइन में चेंज करता हूँ, ओके, देन 0 टू इन्फिनिटी होगा ऑब्वियसली, ओके। देन ये जो टर्म है इसको डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे डेंसिटी नहीं पता कि हर टर्म का कितना डेंसिटी होगा, इसलिए मुझे डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट अज्यूम करता हूँ कि म्यू फ्रीक्वेंसी की टर्म में कुछ इस तरीके से आती है डेंसिटी ऑफ स्टेट, और डेंसिटी ऑफ स्टेट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देन मुझे पता लग जाएगा कि कितना मेरा जो एक तरीके से टर्म है इसका वैल्यू कितना होगा, ओके। बिकॉज इसका समेशन करना है ना, इसमें इट मीन्स इंटीग्रल करना है, ओके। और नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो इतने हैं हमारे पर फ्रीक्वेंसी रेंज में, देन इसकी हेल्प से हम फिर हर टर्म का फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स इसके बाद क्या लिखेंगे, एल एन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके। सो हमें डी म्यू चाहिए यहाँ पर। डी म्यू अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सो मेरी इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरी निकल जाती है कि कितना मेरा वैल्यू होगा, ओके। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ओके। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है फ्रीक्वेंसी की टर्म में वो हमने देखा था कि होता है 8 पाई इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सी क्यूब और म्यू स्क्वायर इंटू डी म्यू। ये आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे कि हमें पता है कि जो आपका डी म्यू है वो इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे d3r और d3p डिवाइडेड बाई एच क्यूब होता था, ओके। देन हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से वैल्यू कितनी लिखनी है हमें पता है। इसको अगर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लेके चलता हूँ, यहाँ से वैल्यू v आ जाती है d3r की, यहाँ से 4 पाई p स्क्वायर dp डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ओके। और हमें पता है कि E इज इक्वल टू आपका PC होता है इन केस ऑफ फोटोन, ओके। सो यहाँ पर आप एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे, ओके। एनर्जी से हमें पता है E इज इक्वल टू कितना होता है, एच म्यू होता है, ओके। और फिर एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे, फिर उसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो हमें पता है कि इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इंटीग्रल कर रहे हैं। ये इसलिए है जैसे कि सपोज हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है, देन हम क्या करेंगे कि एनर्जी का मल्टीप्लाई करेंगे इन डी एन, कि हमारे इतनी जो डी एन रेंज है उसके अंदर अगर हम ई एनर्जी लेके चल रहे हैं, देन इसका इंटीग्रल अगर हम कर देंगे टोटल का, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, और मल्टीप्लाई करेंगे देन इंटीग्रल करके हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये वाला हो जाता है कि हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर पता है देन हम इस टर्म का इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, एल एन जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8 पाई वी डिवाइडेड बाई सी क्यूब, ओके। अब देखिए यहाँ से हो जाता है म्यू स्क्वायर एल एन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, इंटू डी म्यू। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करते हैं कि जो आपका x है वो इज इक्वल टू माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी है, अज्यूम, ओके। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो म्यू स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एच डी म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके।
और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, सो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, म्यू स्क्वायर डी म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आएगा इंटू के बी टी डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब यहाँ से करेंगे देन डी एक्स, तो माइनस साइन तो बाहर आ जाता है। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये आपका इसका स्क्वायर, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर इसको नेगेटिव यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ देन यहाँ से नेगेटिव कैंसिल, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और के बी टी इसका पावर कितना हो जाता है 3, बिकॉज 1 यहाँ से 2 यहाँ से। ओके, देन हम क्या कह सकते हैं कि जो एल एन जेड है वो इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 8 पाई वी। ओके, और के बी टी एच सी इसका क्यों, बिकॉज सी भी पहले से, और यहाँ पर इंटीग्रल रह जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ हम इसको बाई पार्ट से करते हैं और इस टर्म को अपन u लेके चलते हैं। ओके, और इस टर्म को हम v लेके चलेंगे। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाता है इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ देन स्टार्टिंग में इंटीग्रल क्या होता है इसका, जैसे u डॉट v है dx सपोज, इसका होगा u v dx। ओके, और माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी टी और इंटीग्रल ऑफ v डी टी, v यहाँ पे x आएगा और v डी एक्स। ओके, देन इसका ये टोटल इंटीग्रल कुछ इस तरीके से हमें सोल्व करना होगा। सबसे पहले ये वाली टर्म चेक करते हैं, u कितना है, ये वाला टर्म बाहर आ जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके, इंटू एक्स टर्म का करेंगे देन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, एक्स स्क्वायर है तो एक्स 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। ओके, और इसका लिमिट कितना हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से चेक कीजिए, इन्फिनिटी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाता है, और सॉरी यहाँ पर हमने ये नहीं लेना है, एल एन है ना, यहाँ पर एल एन चल रहा है स्टार्टिंग से, देन एल एन यहाँ पर भी होगा। ओके, इन्फिनिटी का वैल्यू लिखा, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी आपका 0 होता है, एल एन 1 का वैल्यू 0, इट मीन्स 0 इंटू ये एक टर्म 0, माइनस में 0, माइनस में 0 करोगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाता है एक्स क्यूब है मल्टीप्लाई में। ओके, सो ये टर्म है ये आपकी 0 होने वाली है। ओके, और यहाँ से हमने साइन नहीं लेना है, ये साइन छोड़िए, इसको एक बार नहीं लेना है, बिकॉज हमने तो इस टर्म को ही माना है ना, साइन को नहीं लिया अब तक हमने। ये हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म हमने सोल्व कर लिया, इसका वैल्यू 0 आ रहा, अब ये वाली टर्म चेक करते हैं। सो एल एन जेड है वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस 8 पाई वी के बी टी टू द पावर एच सी, ये 3। ओके, अब यहाँ से चेक करें, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे देन कितना आएगा, u का डेरिवेटिव करेंगे, इट मीन्स एल एन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, एल एन टर्म का 1 डिवाइडेड बाई होता है। ओके, सो यहाँ से माइनस ऑफ इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और 1 माइनस, ओके, ये आ जाता है। अब इसके अंदर वाली टर्म का करते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का कितना हो जाता है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यहां से कितना होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, देन नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। ओके, देन माइनस एक्स का कितना हो जाता है, -1 डॉट -1 यहां से कर दिया। ओके, सो अब यहां से चेक करते हैं साइंस,
ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ से ये नेगेटिव आपका यहाँ से नेगेटिव कैंसिल आउट। ओके, अब यहाँ से टर्म आपके पास क्या बची, अब डेरिवेटिव आपको इंटीग्रल भी करना, डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव हो गया। अब v का इंटीग्रल कितना होता है, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 ओके इंटू dx। अब हमें इसको सोल्व करना है। ओके, एक्सपोनेंशियल -x को नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास क्या मिलेगा, इस टर्म को रीराइट करते हैं, ln z इज इक्वल टू 8πv h म्यू डिवाइडेड बाई kbt और h/3। यहाँ से देखिए, यहाँ से टर्म हमारे पास कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ मैं पहले। ओके, यहाँ पर टर्म आ जाता है अपने पास x³ डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x - 1। ये जो टर्म है ये आपका एक स्पेशल इंटीग्रल है, अगर 0 टू इन्फिनिटी अगर इसका लिमिट है, इसका वैल्यू होता है आपका π⁴ डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब हम इसका रीराइट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कितना आता है। सो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ln z जो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 8π⁵ ओके, और kb³ और डिवाइडेड बाई 45 h³c³ ओके, 45 h³c³ v और t⁻3, ये हमारे पास ln z आ जाता है। ओके, अब ln z से हम कई क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि पहले हमने फाइंड आउट किया था जो फॉर एग्जांपल जो एनर्जी डेंसिटी थी ut हमने फाइंड आउट किया था, चेक करेंगे क्रॉस चेक करके कि क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें वापस से मिल रही है ln z से भी। ओके, सबसे पहले हम चेक करें केमिकल पोटेंशियल, और हमने देखा था कि केमिकल पोटेंशियल 0 हमने अज्यूम किया था। क्यों? बिकॉज जितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं ऑब्जर्व होते हैं उतने ही एमिट होते हैं, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, चेक करते हैं, यहाँ से हमें पता है कि जो म्यू है वो इज इक्वल टू -kbt। ओके, और यहाँ पर डेरिवेटिव होता है ln z का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा n, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब अगर यहाँ से देखें तो ये टर्म है, ये आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है, देन हम क्या कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 होगी, बिकॉज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n आपका 0 होगा। इट मीन्स ये हमारा प्रूव हो गया, क्रॉस चेक हो गया कि हाँ ये हमारा म्यू इज इक्वल टू 0, हमने जो अज्यूम किया था वो सही था। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ओके, ये हम क्रॉस चेक नहीं करें, जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे क्या वैल्यू होगी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की। ओके, और इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्ट से। ओके, वहाँ पर हमने सेम एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। सो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की है वो होता है -kBT ln z। ओके, ln z की यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, देन हमारे पास कितना आता है 8π⁵ kb⁴ v और t³ यहाँ पर एक t है, इट मीन्स t⁴ और डिवाइडेड बाय h³c³ 45 माइनस। ओके, सो ये हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आ जाता है। अब अगर हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को और हमारे पास जो u आया था उसको कंपेयर करें, अगर जस्ट कंपेयर करके देख रहे हैं और कुछ नहीं करना, हमारे पास रिजल्ट आया था 8π⁵ kb⁴ और t⁴ डिवाइडेड बाय यहाँ से 45 की जगह हमें मिला था 15। ओके, 15 h³c³, ये हमारे पास रिजल्ट आया था u के लिए। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ u लिखना चाहूँ देन नेगेटिव साइन, ओके, u v
डिवाइडेड बाई आपका 3, ये एक्सप्रेशन है, ये आपका इन टर्म्स ऑफ यू आ जाता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए। अब हम अगर प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें देन उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्रेशर जो है वो आपका होता है P इज इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो अगर यहाँ से अगर हम चेक करें, डेरिवेटिव करते हैं अगर इसका, देन हमें क्या मिलता है? देन हमें मिलेगा यहाँ से v है, देन v का डेरिवेटिव करते हैं, f का करूँगा देन v का 1 हो जाएगा, बाकी टाइम कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाता है माइनस माइनस प्लस u डिवाइडेड बाई 3। और हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि P जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, कि आपका जो एनर्जी डेंसिटी कितना है डिवाइडेड बाई 3 आपका प्रेशर होता है। और इसका वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो, u डिवाइडेड बाई जस्ट 3 करना है और यहाँ से वैल्यू आ जाती है 8 पाई टू द पावर 5 kb टू द पावर 4 t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 45 h क्यूब c क्यूब। ओके, अब हम चेक करते हैं आपका एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी का वैल्यू कितना आता है? एंट्रोपी है वो आपका होता है S इज इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, ये एक तरीके से मैक्सवेल रिलेशन से आता है। ओके, देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T F का, देन हमारे पास कितना आता है? S इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4 8 जा 32, देन नेगेटिव साइन इट मीन्स प्लस पाई टू द पावर 5 kb टू द पावर 4 और v t क्यूब डिवाइडेड बाई आपका यहाँ से आ जाता है 45 h क्यूब c क्यूब। ओके, ये रिलेशन हमारा आ जाता है एंट्रोपी से। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो इज इक्वल टू कितना होता है? b इंटू टी क्यूब इंटू वी। बी जो है वो आपका ये टर्म एज्यूम कर लेते हैं हम। ओके, अब अगर हम कंसिडर करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, उस केस में क्या होता है कि टी क्यूब वी इज इक्वल टू आपका एक कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। इट मीन्स जो S है वो इज इक्वल टू आप क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। इट मीन्स अगर आप रेडिएशन को एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसीडर करके चलते हो, देन जो एंट्रोपी में जो एक तरीके से एंट्रोपी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज इन एंट्रोपी है वो आपका सिस्टम में ज़ीरो रहता है, कोई चेंज नहीं होता एंट्रोपी में। ओके, सो इस तरीके से हमने जो कंप्लीट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जितने भी पार्ट थे, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, ओके, और जो भी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी हो, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, ओके, और जो प्लॉन्क्स रेडिएशन लो है वो भी हमने प्रूव कर दिया था। ओके, सो इस तरीके से हम जो बोस का जो स्टेटमेंट था, बोस का जो डेरिवेशन था, ओके, वो हमने किया कि कैसे हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से आपका प्लॉन्क्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ओके।